हेलो एवरीवन, आज काफ़ी समय बाद मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने आने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, ये जो वीडियो की पूरी सीरीज चल रही है वो क्रैश कोर्स की सीरीज है। हाल ही में तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसीलिए वीडियोज़ वगैरह जो है वो आने में थोड़ा सा वक्त लगा, टाइम लगा। बट हाँ, अब मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत प्रिसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आ रहा है, जिनको पढ़े बगैर मतलब कि आपका काम बनने वाला नहीं है। और ये टॉपिक थोड़े क्रिटिकल होते हैं, समझने थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि आपको दिमाग में रखना है। मतलब एक तरह का ये आपका माइंड मैप भी है, फ्लैश कार्ड भी है, एक आपका शॉर्ट में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि ये पूरा चैप्टर उसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए। और बगल में आपके लिए कुछ शानदार डायग्राम लेकर के आऊंगा जो कि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी बनेगा। लेकिन उसके पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके से क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो ऐप स्टोर से जाकर के आप, या ऐप स्टोर मतलब कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप जो है वहाँ पे जाकर के आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वेदांत बायोलॉजी नाम से। और वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सॉल्व करने के मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो आज ही जाइए, डाउनलोड करिएगा ऐप को। वेदांत बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे अगर आप किसी भी एरिया में प्रिपरेशन या तैयारी करते हैं। तो अगर आप नीट के हैं तब तो फिर वाह वाह। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं आज हम इस लेक्चर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो केवल और केवल फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं होता है। हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन सभी चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके की एक हेल्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारा मेंटली हेल्दी होना और सामाजिक रूप से, सोशल रूप से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो चैप्टर ही है वो सोशल इशूज़ पे क्रिएट किया गया है, जो कि हमारी यंगस्टर्स को बताने और बचाने के लिए जरूरी था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां से आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वाई वी नीड टू लर्न रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड समथिंग लाइक दैट। तो हम इसी चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, दरअसल इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ही यही है कि जब हम लोग सोशल इशूज में इस चैप्टर को काउंट करते हैं तो पाते हैं कि यस, डाउट नहीं है इस बारे में कि आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो हमारे सोशल जगहों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली डेटा के अनुसार जो इंडिया है वो जो है वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की तरफ आगे जा रही है। मतलब यहाँ पे बुढ़ों की संख्या बढ़ेगी और जवानों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है, लेकिन हमारी जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट है वो कम हो रही है और साथ में हमारी डेथ रेट भी कम हो रही है। अगर बर्थ रेट जो है वो कम हो रही है लेकिन ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं तो वो मरेंगे कम, और अगर उनकी मरने की संख्या कम होगी तो नो डाउट हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन ऐसी पॉपुलेशन बढ़ेगी जो बूढ़ी होगी। क्योंकि हम समय के साथ में हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारी जो देख रेख है, हमारी जो मशीन है, हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो रही है, इन्हांस हो रही है, जो कि लोगों को बचाने में काफ़ी कारगर बन रही है। जिससे हमारे यहाँ जो पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, जिससे हमारी पॉपुलेशन एक तरह से बैलेंस हो जाती थी, वो अब नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हमारी जो आज डेथ रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है और हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी होने के कारण। तो एक तो ये रीज़न है कि हमारी जो बुड्ढों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर दूसरी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन ऑलरेडी बन चुकी है वो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं फिक्स होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए। तो उसको सही होने के लिए हमारा रेगुलर टाइम पे बर्थ करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे या फिर बर्थ रेट हमारी घट जाएगी तो फिर नए यंगस्टर्स आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जब ये सोशल इशूज समाज में बहुत ज़्यादा फैलेगा ना, तो आप ऑलरेडी अगर हम अपनी हाइजीन को अच्छा नहीं करेंगे, हम अपने सोशल लाइफ को अच्छा नहीं करेंगे, हम मेंटली अच्छे नहीं होंगे तो इनफर्टिलिटी आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो खराब हो सकते हैं। खैर, ये तो हो गई बात इसकी। लेकिन क्या बात हो अगर हम लोग आज जो है कुछ साल पहले देखें, जब ये एनसीईआरटी को लिखा गया, मान लीजिए हम लोग हैं 2004 के इरा में या 2006 के इरा में। अब उस समय इंडिया की पॉपुलेशन बूम पे थी, मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही थी। या अगर हम लोग बात करते हैं 1970 के दरमियान, तो उस समय 1970 के दरमियान इंडिया की पॉपुलेशन बूम पे थी। एक महिला से 5 बच्चों का जन्म होता था।
अब ऐसे समय हमारे पास एक ही उपाय था कि भैया हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पार्टीज ने, जैसे कि जिस समय जिनकी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना इमरजेंसी कंडीशन लाया, लोगों की पकड़ पकड़ के नसबंदी करनी शुरू कर दी। ऐसे तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट तब काम नहीं आते हैं जब आपके पास एजुकेशन ना हो। अगर आदमी समझदार हो तो उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यही चीज उस समय भी साबित आया कि भैया हमको इंडिया के अंदर एजुकेशन लेवल को प्रमोट करना है, ना कि पकड़ के जबरदस्ती आप किसी की वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कर सकते हो। तो एजुकेशन को स्प्रेड करना था, तो जो हम आज कर रहे हैं, जो हम आज इस चैप्टर के माध्यम से आपसे करने वाले हैं। तो लोगों को पहले तो ये बताना था कि भाई कैसे आपको मतलब पॉपुलेशन को कम करना ही क्यों हमारी अच्छी प्रायोरिटीज हो सकती है, पॉपुलेशन कम करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो ये बताने के लिए लोगों को बताना पड़ा कि भैया पॉपुलेशन बढ़ गया तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान कम हो जाएगा, बच्चे जो आपके होंगे उनकी जरूरतों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम तरह के जब आप चिंताजनक विषयों को लोगों को बताएंगे, मतलब एकदम जो लोगों में लगे कि यार ये बात बंदा सही बोल रहा है, जब आप ऐसी बातों को लोगों को बताएंगे तो वो ऑलरेडी अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि आज की जो जनरेशन की जो पढ़ाई है लिखाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा फीस रेट कितना बढ़ चुका है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोचिंग के फीस अलग बढ़ चुका है, बगैर कोचिंग के बच्चा हिल भी नहीं पा रहा है अभी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याओं के दरमियान जो है पॉपुलेशन का कम होना जो है भाई वो अच्छा हो सकता है। तो यही एजुकेट करना था लोगों को, जो हमने उस समय लोगों को ये एजुकेशन नहीं दे पाया कि भाई कौन से कॉन्टेक्स्ट, ये तो बता दिया कि कमियां, ये तो बता दिया कि भाई अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या दिक्कत होगी, तो सबको पता है। लेकिन इनको रोका कैसे जाता है, रोकने के लिए हमको बताने थे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो हमने उनको भी बताया। तो देखो इस चैप्टर के 4 बेसिक रूल हैं। अब मैं मुद्दे पे आ गया हूं, ठीक है। इस चैप्टर के 4 बेसिक रूल हैं। पहली चीज तो लोगों को जो है बताना कि भाई ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। नंबर दूसरी चीज ये बताना कि भाई लोग जो है वो पॉपुलेशन के क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ने के। नंबर तीसरी चीज पॉपुलेशन को घटाया कैसे जाए। और नंबर चौथी चीज एसटीडीज के बारे में बताना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस जो मिथ्स हैं आपके पूरे विश्व में फैले हुए या पूरे इंडिया में फैले हुए टॉपिक के बारे में, उसके बारे में बताना। तो बस इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आते हैं तो भाई बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। हम इसकी बात कर ही रहे थे कि इतने में अचानक से एक और प्रॉब्लम आ गई। भाई जब हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ी तो टेक्नोलॉजीज के बढ़ने से क्या हुआ कि लोगों ने जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कराना शुरू कर दिया। मतलब कि बच्चे का गर्भ के अंदर ही, फीटस का गर्भ के अंदर ही हम जेनेटिक्स जान लेते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। और ऐसा पता लगाने के बाद हमने क्या किया कि अगर कोई फीमेल होती थी तो जेंडर इक्वालिटी ना होने के कारण हमने फीमेल को प्रायोरिटी कम दी और उन्हें भैया लगे हम लोग जो है मारने। उस फीटस को जो पेट के अंदर बच्चा पल रहा है हम लोग लगे उसका किल करने, मर्डर करने, मारने। और ऐसा करने से क्या हुआ कि भारत के अंदर जो है पॉपुलेशन लड़कियों की लड़कों के मुकाबले एक टाइम इतनी आ गई कि 1000 लड़कों में 869 और 79 ही गर्ल्स रह गई। अब ये एक चिंता का विषय थे। इंडियन गवर्नमेंट ने फिर रूल बनाया कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन अगर वैलिड रूल के साथ आपने फॉलो नहीं किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये कह करके नए नियम लाए गए जिसको कि हम लोग जनरली एमटीपी और एमनियोसेंटेसिस का जो एक रूल बनाया गया उसके लिए हम उसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम सामने आई। अब हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर ही रहे थे तो और भी प्रॉब्लम आई। बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स को जो है भ्रमित कर रहे थे, मतलब कि स्पर्म को लेकर के, ओवम को लेकर के लोगों को नपुंसक बोल करके, उन्हें अनफर्टाइल बोल करके फालतू में, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, किसी को कोई नॉलेज नहीं। तमाम तरह के जो तांत्रिक होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, जो ऐसे फालतू की दवाई और औषधियां बेचते हैं, इन लोगों ने हमारे यहाँ की यंगस्टर्स को जो है वो कहीं ना कहीं फंसा दिया। तो एक तरह से जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट किया वो हमारे समाज के लोगों ने किया, जो ना पढ़े लिखे लोगों को जो है वो भड़काने में जो है वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो मैं अब बात करूंगा
टर्मिनोलॉजी के बारे में, ताकि आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है पॉपुलेशन को हम जो है रोकने के लिए, या हम अपने बर्थ रेट को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, डेथ रेट को जो ऑलरेडी कम हो रही है वो हमारे लिए पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम ना बने, इसलिए लोगों को जागरूक करना कि हम दो हमारे दो भैया, आप जितनी कम पॉपुलेशन रखेंगे आप अपने बच्चों की उतनी ज्यादा जो है वो मदद कर पाएंगे। तो यही सारी बातों को हमें अपने वीडियो के अंदर आपको बताया। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप सीधे इन फ्लैश कार्ड के ऊपर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर रोक लगी है, लेकिन कभी कभी सेक्स डिटर्मिनेशन को अगर हम लोग हटा दे तो हमें बच्चे के जेनेटिक्स का पता लगाने के लिए बच्चे के डीएनए को टेस्ट करना पड़ता है। जो फीटस होता है, फीटस मतलब जो हमारे गर्भ के अंदर या माँ के गर्भ के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होता है कि बच्चे के डीएनए को निकालना होता है। बच्चे के डीएनए का मतलब कैसे निकालोगे, तो बच्चा जो होता है, जो फीटस होता है, जो माँ के प्रेगनेंसी के दरमियान माँ के अंदर होता है, तो वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल को हम निकालते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड में हमारे बच्चे का डीएनए होता है। हम उस डीएनए को निकाल करके अगर हम लोग ये पता लगाते हैं कि कहीं बच्चा जो है कोई डेंजरस बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। अब आपको लगेगा सर ये क्या चीज है, ध्यान सुनिए। मान लीजिए कोई एक माँ बाप है, वो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, और वो जन्मजात विकलांग है। उन्हें एक डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चे के अंदर भी वो चीजें ना हो, या मेंटल रिटार्डेड ना हो बच्चा। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग अक्सर अपने डीएनए की जांच कराते हैं। अब डीएनए की जांच के लिए इस समय डॉक्टर आपको अलाउ कर देगा, ठीक है भैया आप जाकर के करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट निकलता है और आपने एक पर्टिकुलर पहले ही बच्चे की जांच करा ली है, तब डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आप इस बच्चे को आगे रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी इजाजत के बगैर पे बच्चे को जो है वो नहीं भी रखा जा सकता, या फिर अगर आप चाहते हैं तो बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस कराई जाती है ताकि जन्म के पहले ही पता चल जाए कि भैया बच्चा जो है वो बीमार है या फिर नहीं बीमार है, क्योंकि जेनेटिकल बीमारी का यार इलाज जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो आपको पता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए अगर कोई रेप विक्टिम है, अगर कोई महिला है रेप विक्टिम है, अगर अचानक से वो उसके अंदर जो है वो बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है, फिर बच्चा मतलब जो है उसके फीटस बनना शुरू हो जाता है, तो उस विक्टिम से भी पूछा जाता है कि वो चाहे तो बच्चे को जो है क्या बोलते हैं उसको अबॉर्ट करवा सकती है, प्रेगनेंसी को रोक सकती है। तो उसके मर्जी पे भी हम लोग इस रूल को डिनाई कर देते हैं कि भाई चलो तुम्हारे लिए ये रूल बनाए गए हैं। मतलब ये रूल जो बनाया गया है कि कौन एमनियोसेंटेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन करा सकता है, कौन बच्चे का टेस्ट करवा सकता है, ये सारे रूल प्रॉपर बने हुए हैं, तो वही बच्चों को गिरा सकता है जो उस रूल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड को लेना है, उसके डीएनए को चेक करना है, और उसके जेनेटिक अगर कोई इसी तरह के डिसऑर्डर्स है तो फिर हम लोग जो है उन गार्जियन को बताएंगे कि भैया बच्चे को आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, एंड दैट इज। लेकिन हमने क्या किया, किसी एमनियोसेंटेसिस का हमने इन्हीं एमनियोसेंटेसिस जो मेथड डिजीज को बताने के लिए लाया गया था, हमने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गलत इस्तेमाल क्या, उसका इस्तेमाल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए कर दिया भाई, कि भैया बच्चा मेल है फीमेल, जल्दी तुमको बता दो, फीमेल है तो जाके गला दबा दे उसका। ऐसी चीजों करने के लिए, ऐसे घिनौने काम को करने के लिए हमने इस रूल का गलत फायदा उठाया। अब कई जगहों पे इस चीजों को मायने ही नहीं रखा था। मतलब फॉरेन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं पे मायने ही नहीं रखते ये सारी चीजें कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन करवाएं या ना करवाएं, करवा लिया तो भी अच्छा है, नहीं करवा तो भी अच्छा है। क्यों वहां पे ऐसी कोई लीगल या कोई रूल क्यों नहीं बनाया गया? वहां पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, जो लड़की और लड़कों के बीच में भेद को नहीं समझते। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कई ऐसी जगह है जहां पे इन भेदों को बहुत सीरियसली ले लेते लोग। वंश को बढ़ाना है, हमारा खून होना चाहिए, तमाम तरह की चीजों का। जबकि मेरा ये मानना है कि भैया अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, इनफर्टिलिटी को लेकर के बहुत सारी बातों को रख के सामने रखा जाता है। तो अगर इनफर्टिलिटी है तो कोई बात नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे जो अनाथालय में हैं आप उनको एडॉप्ट कर सकते हो, उन बच्चों को एक नया जीवन दे सकते हो, उन्हें माँ बाप दे सकते हो। तो ये भी मेरे हिसाब से वो एक ज्यादा अच्छा मेथड है अगर आप उसको फॉलो करो। तो ये एमनियोसेंटेसिस एक चीज हो गया। नंबर दूसरा अब आपका है नेचुरल मेथड। अब हम आते हैं सीधे कॉन्ट्रसेप्शन पे, क्योंकि कॉन्ट्रसेप्शन जो है वो तो इस चैप्टर का मेन हाईलाइट टॉपिक होता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के कॉन्ट्रसेप्शन को बताना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों में हम लोग कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस के इस्तेमाल के लिए जो है वो हम लोग कुछ बहुत ईजी मेथड है, कुछ मेथड ऐसे हैं जो आपको प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा जाता है, कुछ ऐसे मेथड जिनको आपको डॉक्टर को दिखा करके यूज करना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए
दो चीजें इस चैप्टर के अंदर इसलिए जरूरी है जाननी, क्योंकि हमने क्या किया है ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक प्राइवेसी बना के रखा हुआ, एक प्राइवेट पार्ट बना के रखा होना भी चाहिए। वो सभी कंट्री में है, सभी लोग कपड़े पहनते हैं, राइट। लेकिन बीमार होने पे आपको उन चीजों का एक सही इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने चेहरे को धुलते हैं, अपने आंखों के अंदर साबुन नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो ऑर्गन है ना हमारा, ये बहुत कीमती ऑर्गन है। और इसीलिए हम ऐसे ऑर्गन, जो 5 अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन, हम इनकी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन आपको पता नहीं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ऑर्गन की कैटेगरीज में, या जिस तरह से हम इनकी देखभाल करते हैं, इन्हीं की कैटेगरीज में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी ऑर्गन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ऑर्डिनरी ऑर्गन नहीं है, और उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हम कवर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर इन्फेक्शंस, बहुत तमाम तरह के जो बीमारियां हैं वो ना होने पाए। बट नो डाउट उसे हम लोग एज अ प्राइवेसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात यह कि जब हमारे उस ऑर्गन में किसी तरह की कमी होती है और हमारे पास उस ऑर्गन के पर्टिकुलर डॉक्टर मौजूद है, जिन्हें हम लोग गायनो कहते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो फिर क्यों हम इन ऑर्गन का इलाज या ट्रीटमेंट खुद से करते हैं। और जब यही बीमारियां गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि वहां होने वाली कोई बीमारी आम नहीं होती है, वहां जब कोई बीमारी गंभीर हो जाती है तब फिर हमको पड़ जाते हैं लेने के देने। चाहे आप HIV की बात करें, चाहे आप हर्पिस की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, ये सारी बीमारियां बहुत डेंजरस होती हैं। तो एक तो ये नंबर, दूसरी बात, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें आपके प्राइवेसी का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। कितना इजी कौन है, रिलायबल कौन है, प्राइस किसकी कम है, ये सारी बातों को लेकर के हम लोग चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उसी में से एक मेथड है जिसे हम कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें तुमको किसी भी तरह की अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस देखना है ना, तो एक बहुत ही नॉर्मल एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है क्या, जो पहली बार इस वीडियो देख रहा हो भैया, जैसे कॉन्डोम है। कॉन्डोम हमारे प्रेगनेंसी को रोकता है, बीमारियों को रोक सकता है, तो इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। क्लियर हुआ। अब उस तरह की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो भी प्रेगनेंसी को रोकेंगे। आगे मैं कहता हूं, तो नंबर 1 नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसके बारे में संसद भवन में भी मैंने बताया था आपको, बहुत सारे बच्चे जो मेरे से दोबारा वीडियो देखते उनको संसद भवन में भी नीतीश जो है कुमार, जो बिहार के हैं, उन्होंने डिस्कस किया था। गलत बात नहीं बोली थी, बस मंच गलत हो सकता है, बात नहीं गलत हो सकती है, हमको बुला लेना चाहिए था। खैर चलिए बाकी बढ़ते बात मुद्दे पे ध्यान देते हैं। तो देखो हुआ यूं कि नेचुरल मेथड में कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। पहला वर्ड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, तो ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर के 28 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 28 तारीख तक उसका पूरा एक पीरियड चलना है, ठीक है। मतलब और जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो 1 से लेकर 5 दिन होता है। तो 1 से लेकर के 5 दिन तो आप ऐसे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने जाते हो, नंबर 1। जो फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होता है वो 10वें दिन से शुरू हो जाता है। मतलब 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख जैसे ही आएगी उस समय ओवम उसका रिलीज होगा। और 17 मतलब किसी फीमेल में वेरी करता है, तो 10 से लेकर के 17 मतलब 10 से लेकर के 1 हफ्ते मतलब 17 तारीख तक तुम्हें फीमेल को जो है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है या फिर क्वाइटस को अंजाम नहीं देना है। अगर आपने क्वाइटस किया उस 10 से लेकर 17 दिन तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें 10 से लेकर 17 दिन जब तक वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में है तुम्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। हाँ, 17 तारीख के बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी मोस्टली केसेस में। मैं मोस्टली लगाऊंगा भाई, ठीक है ना, मोस्टली केसेस में आप बचे रहोगे। ये नेचुरल मेथड, ना इसमें हमने कोई मेडिसिन खाई, ना इसमें हमने कोई कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। तो हम इजीली तरीके से नेचुरल मेथड से बच सकते हैं। बस हमें 1 हफ्ते तक, पूरे 1 से लेकर 28 दिन में 1 हफ्ते तक क्वाइटस को इग्नोर करना है। ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। अगला है क्वाइटस इंटरप्ट। अभी ये भी बहुत अच्छा मेथड है भाई साहब, सीधी बात है। जब आप क्वाइटस करते हो तो क्वाइटस के दरमियान जो आपका पेनिस होता है वो वेजाइना के अंदर जो है वो स्पर्म को आफ्टर आप जब क्वाइटस डन होने वाला होता है तो स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है वेजाइना के अंदर थ्रू द पेनिस, ठीक है।
तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप क्वाइटस कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, अगर जैसे ही आपका स्पर्म इजैकुलेट होने वाला हो वेजाइना में, आपको कुछ नहीं करना है, पेनिस को बाहर निकाल के स्पर्म को बाहर इजैकुलेट कर देना। ठीक है, ये मेथड है क्वाइटस इंटरप्ट कर देना या बीच में क्वाइटस को रोक देना ताकि स्पर्म इजैकुलेट वेजाइना में ना हो, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। अगला है लैक्टेशन एनीमिया। अब इसमें क्या है कि बहुत दफे क्या होती है, जो फीमेल होती हैं उनमें वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। अब डॉक्टर आपसे कितना भी बोलेगा, भाई मेरे तुम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करो ना, 3 महीने तक बच्चों को दूध पिलाना, कुछ चम्मच से दूध पिलाना शुरू कर देंगे। अरे भाई वो अगर तुम 6 महीने तक बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो उस दरमियान तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, तो भैया ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराते रहना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो गैप बनता है ना 2 बच्चों के बीच में, वो काफी अच्छा और इजी हो जाता है। क्योंकि जब आपका बैक टू बैक 2 बच्चे छोटे छोटे हो जाएंगे, उनको पालना पोषना, उनको ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लैक्टेशन एनीमिया का मतलब है कि जब तक आप बच्चे को दूध पिलाती रहेंगी, आपको जो है वो प्रेगनेंसी से बचे रहेंगे। उसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि एज अ मिल्क, जिस समय आप मिल्क सिक्रीट करते हो उस समय आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स वर्क करते हैं जो कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, लैक्टेशन एनीमिया में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करेगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर ऐसे कंडीशन में पार्टरिशन या ये सब होने का कोई चांस नहीं है। अब हम लोग आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका नाम है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें सबसे ज्यादा सिंपल इजी टू यूज जो होता है वो होता है कॉन्डोम। और कॉन्डोम की एक और खास बात होती है कि भाई ये जो है आपको एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाएगा, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कॉन्डोम। तो अब तो इसका इस्तेमाल भाई बहुत इजी होता है, इजी टू कैरी होता है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाता है। आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है तो इसको आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम जो भी बैरियर डिवाइसेस हो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो जो वेजाइना तक सीमित हो। लेकिन ऐसी बैरियर डिवाइस जो वेजाइना के भी अंदर इंसर्ट की जाती हो भैया, उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की। तो कॉन्डोम का इस्तेमाल हो सकता है भाई। तो कॉन्डोम, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का जो प्रेगनेंसी को रोकने का वैल्यू ना वो कभी 100 नहीं हो सकता है। उसके अपने अपने एक्यूरेसी हैं भाई साहब, वो अपने अपने लेवल पे मदद कर सकता है आपकी। ठीक है, अगला मेथड है डायफ्राम या सर्वाइकल कैप, भी आप ले सकते हो। दोनों एक ही तरह की डिवाइसेस है, बट दोनों में थोड़े थोड़े माइनर अंतर है। हाँ, पहनना कहाँ होता है? पहनना होता है जहां पे सर्विक्स शुरू होता है और जहां पे वेजाइना खत्म होता है। सर्विक्स के बिल्कुल ओपनिंग पे जो है, क्योंकि सर्विक्स के बाद शुरू हो जाता है क्या आपका यूट्रस। ठीक है, तो सर्विक्स के अंदर स्पर्म को जाने से रोकता है। वेजाइना में मान लो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और ये बैरियर मेथड ऐसा होना, अच्छा बैरियर वो है जो आपके क्वाइटस में कोई तकलीफ पैदा ना करे, इजी टू यूज हो। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी टू यूज होना चाहिए। और साथ में जो है मार्केट में सस्ता मिल जाए आपको, डिस्पोजेबल हो, फेंक सकते हो, यूज करके फेंक दो, और आपके प्राइवेसी का ख्याल रखिए। ये सारी बातें जो है अच्छे बैरियर डिवाइसेस या अच्छे कॉन्ट्रासेप्शंस की पहचान होती हैं। तो डायफ्राम में कुछ नहीं करना, तो डायफ्राम सर्वाइकल कैप में हम लोग एक चीज और यूज करते हैं, तो क्या स्पर्मेटिसाइड, ये क्रीम आती है मार्केट के अंदर। इस क्रीम को आपको क्या करना है, सर्वाइकल कैप के ऊपर लगा देना है। ठीक है, और कैप के ऊपर लगा के सर्वाइकल कैप को ऐसे मिडिल फिंगर चूंकि लंबी होती है तो इसको जो है आपको उसमें लगा करके सर्वाइकल कैप को और आपको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देना है। वेजाइना के अंदर क्या कर देना है? इंसर्ट कर। जब आप वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे ना, तो इंसर्ट करते वक्त क्या होगा कि याद रहे कि आप क्रीम उसके ऊपर जरूर लगाओ। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब स्पर्म इजैकुलेट होता है ना, तो स्पर्म इतने अमाउंट में होता है कि अगर थोड़ा सा भी गैप पाएगा तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है कि स्पर्मेटिसाइडल जो क्रीम होती है वो वहां पे वेजाइना में स्पर्म को किल कर देगी। ठीक है, नंबर 1 ये भी चीज अच्छी है भाई, सर्वाइकल कैप, और आप इसका इस्तेमाल करिए। आपको गूगल पे मिल जाएगा कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको वहां पे पता लग जाएगा। इसको भी फीमेल खुद यूज कर सकती है, लेकिन ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाएगा क्योंकि इसमें पेनिस कवर नहीं। अगर आपके पार्टनर को कोई भी बीमारी हुई ना, मेल पार्टनर को कोई भी बीमारी हुई, तो भैया वो तुम्हारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जैसे गोनेरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ही होता है, तो वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वॉल्ट भी उसी का एक मेथड के अंदर आता है, जहां पे आपके सर्वाइकल कैप्स वगैरह को लगा करके आप जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैरियर मेथड है जो वेजाइना तक ही सीमित होता है। लेकिन अब जो मेथड बता रहा हूं वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। एक ऐसी डिवाइस जिसको आप यूज नहीं कर सकते, आप नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी जरूरी होती है। डॉक्टर भाई साहब क्या करेंगे, वो आपके यूट्रस के अंदर इस डिवाइस को जो है वो लगाएंगे, और इसमें भी हम लोग जो है केमिकल्स का या कॉपर का यूज करते हैं, जिसके इस्तेमाल से जो है स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की जो स्पीड होती है
वो कम हो जाती है और स्पर्म की मोर्टेलिटी कम होने के कारण स्पर्म जो है वो मूव करके जो है वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन डिवाइसेस का इस्तेमाल हम लोग किसके अंदर करते हैं, यूट्रस के अंदर करते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या फिर IUDs कहते हैं। इसी तरह से एक डिवाइस आता है कॉपर टी, क्योंकि ये टी शेप का होता है, कॉपर का बना हुआ, इसमें वायर होता है, तो इसकी मदद से जो है हम स्पर्म, कॉपर जो होता है वो आपके स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो कर देता है, तो या फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। तो ये जो है ना भाई, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टी लोड 375 या कॉपर 7 का इस्तेमाल, अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे आते हैं जिसका नाम है हार्मोनल। अब आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो भी ओवम बाहर निकलती है भैया, वो सीधे देन होती है किसकी, वो देन होती है आपके उसकी हार्मोन्स की। अगर हम लोग वो सारे हार्मोन्स जो ओव्यूलेशन के लिए बहुत जरूरी हों, अगर उन हार्मोन्स को ही रोक दे तो ओवम जो है वो ओवरी के अंदर ही रह जाएगी, और ओवम अगर ओवरी के अंदर रह जाएगी तो मेरे भाई ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन की सांस चलिए। अब दो डिवाइसेस का मतलब आप पहले मेरी बात समझिएगा। देखिए पहले क्या होता था, एक कभी भी एक दवाई आती है जिसका, जैसे मान लीजिए आपका एक दवा है अनवांटेड 72, अगर आपने क्वाइटस किया और आपके स्पर्म वो मीट कर गए हैं और आपने क्वाइटस सही टाइम कर दिया, जिस समय ओवम जो थे वो फैलोपियन ट्यूब में है, और आपने क्वाइटस कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, और आपने अगर 72 घंटे में वो दवा खा ली, तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगा, ठीक। लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। एक दवा और आती है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते रहिए, महीने भर का रहता है, उसमें पता रहता है 1 से लेकर के 7 दिन आपको इग्नोर करना है बस। अगर आप उस दवा का महीने भर इस्तेमाल करते हैं तो वो ओवम को रिलीज ही नहीं होने देगा। वो दवा तुमको महीने भर खाओगे लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहेगा, बस वो ओवम को रिलीज नहीं होने देगा बस। लेकिन एक दवा जो आपने अनवांटेड 72 खाया ना, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो गया ना फीमेल के अंदर, तो बहुत सारे स्पर्म फीमेल के अंदर बनने शुरू, और बहुत सारे हार्मोन्स फीमेल के अंदर ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हो, और वो अनवांटेड 72 दवा जो है वो सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन को रोकता है। और जब हमारी बॉडी में कोई चीज होने वाली अगर उसको कोई रोक देता है ना, तो हमारी बॉडी में उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अनवांटेड 72 जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आप ले रहे हो ना, तो इसीलिए वो ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज करता है। लेकिन ओवम रिलीज ही नहीं हुआ, हार्मोन्स आएगा ही नहीं प्रेगनेंसी वाला, तो उसके हार्मोन्स थोड़े कम है, तो इसीलिए उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के कम करने के लिए CDRI लखनऊ ने जो है वो एक और दवा इन्वेंट कर दी। कहीं भैया तुम महीने भर दवा ना खाओ, अब तुम हफ्ते में एक दवा खाओ, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन डेवलप करेगा जो ओव्यूलेशन को रोक देगा, प्रोजेस्टेरोन। तो इसी तरह से बहुत सारे, जब हम लोग पिल्स के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जब कोई मेडिसिन लेते हैं जो हमारे हार्मोन्स को, ऐसे हार्मोन जो ओव्यूलेशन को रोके, जो प्रेगनेंसी को रोके, तो इस तरह की चीज को हम हार्मोनल रिलीज आयोडीज कहेंगे। यूट्रस बिकम्स अनसुटेबल, वो ये सारी दवाएं क्या करती हैं, हमारे यूट्रस को पूरा अनसुटेबल कर देंगे कि वहां पे कोई भी जो है वो ओवम जो है वो इम्प्लांट ना हो, मतलब वहां पे कोई भी एम्ब्रियो जो है वो बनने ना पाए। साथ में वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी घटाएंगी, ओव्यूलेशन को भी रोक देंगे। तो इसको हम लोग हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के नाम से जानते हैं। एग्जांपल प्रोजेस्टार्ट, और ये सारे कॉन्सेप्ट में क्वालिटी होगी, और LNG-20 इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। ओरल कॉन्सेप्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में ये होता है, जिसमें एक को बढ़ाना और एक को घटाना होता है। ये ओव्यूलेशन को घटाते हैं, और साथ में जो है आपका जो भी इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, उसको भी रोक देते हैं। तो ये सहेली नाम की जो कॉन्सेप्टिव है, ये नॉन स्टेरॉइडल एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, मतलब ये आपके ओवम को रिलीज होने से रोकेगी। ठीक है, ये हो गई बात कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। एक मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्जिकल मेथड, जो कि नॉन रिवर्सिबल है भाई, मतलब आप इस मेथड को पलट नहीं सकते। अगर आपने एक बार वैसेक्टोमी करा ली या ट्यूबेक्टोमी करा ली तो फिर ये रुकने वाली नहीं है। अब इसका पता कैसे लगाओगे? देखो भाई, वैसेक्टोमी वैस डिफरेंस से आया है। वैस डिफरेंस किसमें होता है? मेल में होता है, जो कि वैस डिफरेंस का काम होता है कि एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के ऊपर जो एपिडिडाइमिस होता है वहां पे मौजूद या इकट्ठा हुआ जो स्पर्म होता है वो वैस डिफरेंस एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है,
हमें क्या करना है, एवरी टाइम इसको ऐड देना। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, एक छोर से मैं दूसरे छोड़ जाना, हमें वो ब्रिज है बीच में तोड़ देना, दूसरे छोड़ जाओ तुम। तो बस वैस डिफरेंस एक ब्रिज होता है जो स्पर्म को जो है टेस्टिस से जो है यूरेथ्रा तक पहुंचाएगा बाहर निकलने के लिए। हमें कट कर देना है और उसे टाइट बांध देना है, टाइट कर देना है, कट एंड टाइट कर दे देंगे अगर हम लोग, जो वैसेक्टोमी हो जाएगी। और वैसेक्टोमी एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, इसमें भैया एक बार आप ऑपरेशन कराइए फिर फुर्सत हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, वैस डिफरेंस को इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, मतलब कट करेंगे इसको और प्रिवेंट स्पर्म एंटरिंग टू द यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म जो है यूरेथ्रा तक ना पहुंचे। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से लिया गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल में। अब ओवरी से ओवम को यूट्रस तक या वेजाइना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब की। या फिर स्पर्म जो है जो आता है वो फैलोपियन ट्यूब से आता है, तो हमें फैलोपियन ट्यूब कट कर देना है। अगर आप फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिए, जनरली फैलोपियन ट्यूब में किस लोकेशन पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला पे, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे से उसको कट कर देना, आगे से कट करके धागा बांध दो भाई साहब, मतलब टाइट बांध दो उसको, दैट्स इट, हो गया। अगर फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्पर्म को आने को और ओवम को आने को रोक रहा है, उसका मतलब ये है आपका ट्यूबेक्टोमी। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं। अब ये तो हो गई बात कॉन्ट्रासेप्शन की, अब बात करते हैं डिजीज की। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती है। जैसे एग्जांपल तो समझिए, मान लीजिए कि किसी आदमी को सिफिलिस हो गया, उसके पेनिस रीजन के ऊपर छोटे छोटे दाने या वाइट स्पॉट्स बन गए हैं, छाले निकल गए हैं, तो वो नॉर्मल बीमारियां नहीं है, वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हो सकती है, वायरल डिसऑर्डर्स हो सकती है। तो तुमको क्या करना है कि ऐसे समय क्वाइटस को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे में क्वाइटस को अवॉइड नहीं करोगे तो आपके पार्टनर के अंदर भी वो बीमारी फैल जाएगी। एक बीमारी जो एड्स है, वो तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिनके होने के बहुत सारे रीजन है, 4-5 रीजन है, लेकिन हमें एक ही रीजन सूझता है, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे एचआईवी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये बात सही भी है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं, अगर आप किसी ब्लड को लेने जा रहे हो कहीं से, मान लो आप ब्लड कोई डोनेट दे रहा है, अब जो डोनर है अगर उसके अंदर भी वो बीमारी हुई एड्स, तो उसका ब्लड आपके अंदर चलाया जाए तो इससे भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई दाढ़ी बना रहा है, पुरानी ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है, वो ब्लेड से कट गया उसके ब्लड, और वही ब्लड से वही तुम्हारे कट गया, ब्लड छू गया, तो तुम्हें भी हो सकता है। इंजेक्शन, जो भी सिरिंज हम इस्तेमाल करते हैं मरीजों के ऊपर, या बहुत सारे जो नशेड़ी होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा इंजेक्शन कितनी बार यूज किया, अपने आप को भोंक लेते हैं, तो एड्स वाले पेशेंट का भी इंजेक्शन अपने आप को भोंक लेंगे, उनको भी फैल जाएगा। तो एड्स होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे मेन तरीका जो है वो एक से ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। और एड्स की कंडीशन में क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस जो है वो ह्यूमन के जो WBCs वाले, जो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, ये उन्हीं को जाकर के मारना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी है, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है। और ये सब ऐसी बीमारियां ना जो सही करना तकरीबन नामुमकिन है। ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है, सिफिलिस, गोनेरिया, जेनाइटल हर्पिस, ये सभी वो बीमारियां जिनका इलाज पॉसिबल है, लेकिन एड्स और इनका इलाज थोड़ा सा जो है वो गुरु इफ एंड बट के केसेस में आता है। तो इसीलिए आपको इन सारी बीमारियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बीमारी जो होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेंजरस जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। अब हम आते हैं सीधे और भी चीजों के ऊपर, दैट इज वेंडल डिजीज हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग आए हैं फर्टिलाइजेशन, जो हमारा इनफर्टिलिटी है उसके ऊपर, कि इसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आपको पता है कि आपके समाज में क्या होता है, अगर कोई फीमेल बच्चे को जन्म ना दे तो सारा का सारा ढींगरा जो है वो मेल के ऊपर ना फोड़ करके फीमेल के ऊपर फोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को एजुकेट कर देंगे और बताएंगे कि भैया ये जो बीमारियां हैं, ये जो बच्चे ना होने की बीमारी है, केवल फीमेल इसकी वजह नहीं होती, इसकी वजह मेल भी हो सकती है, तो उसके लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है भाई। तो उसके लिए क्या करना है कि अंकित सर का लेक्चर देखना है, ठीक है। अब कैसे देखना लेक्चर, ध्यान सुनिएगा। देखिए, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये एक मेथड है जो आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन थोड़े हॉस्पिटल इसके कम है, लोगों के अंदर जागरूकता थोड़ी कम है। उसके पीछे का मेन रीजन ना, इसमें कोई झोला छाप डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिशनर काम नहीं कर सकता। इसमें काम करने वाला हर एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाज होता है ना स्पर्म का, ओवम का, इनफर्टिलिटी का, ये सेलुलर लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, बहुत माइनर लेवल पे होता है। अगर आपको वो यहां तक कि बहुत सारे कॉमन MBBS भी नहीं कर सकते इसको, तो उसके लिए प्रोफेशनली आपको जो है वो होना बहुत जरूरी है, और आपको सारे टूल्स और ऑपरेटर्स के ज्ञान, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये इसके हॉस्पिटल आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो मतलब जब हम लैब के अंदर
फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब ये लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बेबी को हम ले लेते, हमें को नहीं करना, फीमेल से स्पर्म को ले लेना है, मेल से ओवम को ले लेना, उसको फर्टिलाइज। अब ऐसा कैसे करोगे? मान लो कोई फीमेल है, उसका ओवम भी बन रहा है, कोई मेल है, उसका स्पर्म भी बन रहा है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्या रीजन है भाई? रीजन क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो फीमेल का जो यूट्रस है उसमें कहीं प्रॉब्लम है, या स्पर्म का जो स्पर्म काउंट है मेल का वो कहीं ना कहीं कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में ही हम लोग फर्टिलाइजेशन करा के और फीमेल के यूट्रस में डाल देंगे, ठीक है। और ऐसा करने से जो है हम अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो है भाई, या तो आप जाइगोट को बनवा लीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसको डाल दीजिए फैलोपियन ट्यूब में फीमेल के, या फिर उसको डाल दीजिए यूट्रस में। दो जगह डाल सकते हैं। अगर आप उसको जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में तो उसको कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वैसे हम ये पूरी प्रोसेस को हम लोग आर्ट के भी नाम जानते हैं, ठीक है। ART याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और IUT जो है, जब हम लोग उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज IUT। और जब हम लोग क्या काम करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू एक भी स्पर्म अगर किसी मेल में बन रहा है, उसके एक स्पर्म को एक ओवम के अंदर इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कराना, ये कहलाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इन सभी मेथड का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? IVF में करते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं भैया? कुछ क्या, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें फर्टिलाइजेशन हम फीमेल के अंदर ही कराते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल। अब मान लो कोई फीमेल है, उसके अंदर दिक्कत हो रही भाई, वो ओवम तो रिलीज हो जा रहा है लेकिन स्पर्म प्रॉपर काउंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग आर्टिफिशियली स्पर्म को जो है उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपका है फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल, जब हम लोग फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अब हमको वजह ढूंढनी पड़ेगी भाई कि फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और वो सारी वजह ढूंढने के बाद जब हम फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल। नंबर दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग गैमेट ट्रांसफर करेंगे या स्पर्म ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, या फिर ओवम ट्रांसफर, मतलब इसके अंदर हम लोग गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। जब हम लोग गैमेट को फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करके वहां फर्टिलाइजेशन कराएंगे स्पर्म से, तो इसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट, ठीक है, GIFT। उसके बाद एक है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने गाय भैंसों के अंदर देखा होगा, जो लोग गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो है वो अपने साथ सीमन को लेकर के आते हैं डॉक्टर लोग, और सीमन को जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के या को पहले साफ करने के बाद फिर उसके अंदर उस सीमन को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब बाहर से हम लोग सीमन को लेकर के आएंगे, मनचाहा सीमन को उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली, बिना किसी जो है नेचुरल इंडिविजुअल के, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। घर वरों में अगर आप लोग गाँव में जानते होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अर्ली जाइगोट हैविंग मैक्सिमम। और एक चीज और है भाई, सॉरी, इन विवो फर्टिलाइजेशन में एक और है IUI। अब देखो, वो जो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बताया ना, उसमें भी हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सीमन। सीमन में क्या है? स्पर्म। तो ये केवल गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। इन विवो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? उस गाय के अंदर होगा, ठीक है। IUI में क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। वही चीज है, हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कराते हैं ताकि वहां पे जाकर के सीधा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये भी इंसेमिनेशन कर सकते हैं। जिफ्ट में आते हैं। जिफ्ट में क्या है? हम लोग जाइगोट को ट्रांसफर कराएंगे। जिफ्ट में भी दो तरह का है, या तो हम लोग कहाँ कराते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, या कहाँ कराते हैं? यूट्रस में। एक तो हम लोग कराते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर, जहां पे हम लोग सीधे जाइगोट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और एक तब जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर सेल बन गई और अब वो जाएगी कहाँ पे? यूट्रस में, तो डायरेक्ट हम उसको कहाँ ट्रांसफर कराएंगे? यूट्रस। देखो, अगर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया है जाइगोट से, मतलब 8 ब्लास्टोमियर सेल बन गई, मोरुला बन गई है, ब्लास्टुला बन गई है, तब उसको हम किसमें ट्रांसफर कराएंगे? तब उसको हम ट्रांसफर कराएंगे यूट्रस में, ठीक। और अगर जो है ये जाइगोट ही है तो हम उसको ट्रांसफर कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर वो नेचुरली अपने आप चली जाएगी वहां पे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है इस पूरे टॉपिक का, तो वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि 40 मिनट के अंदर मैंने इस टॉपिक को खत्म किया, जिसमें 10 मिनट आपको सोशली जानना जरूर, आगे वाला चैप्टर जो पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो मेरे ऐप वेदांत बायोलॉजी को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहीं पे मिलेंगे आपको सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियोस, डायग्राम, किताबें, सब कुछ, फ्री टेस्ट सीरीज भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।